नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। प्रोग्राम वकील साहब के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके जहन में कोई कानूनी उलझन हो, कोई परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हो तो वो घर बैठे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। कई बार कानून हमें बहुत पेचीदा नज़र आता है, वो इसलिए कि हमें कानून की बारीकियां नहीं मालूम होती या हम कानून को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें ये बारीकियां मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हम अपनी नौयत का एक अलग प्रोग्राम लेकर आए ताकि आप कानून को करीब से जानें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर वकील हिमाल अख्तर साहब। आप नायब चेयरमैन भी हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के। हिमाल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। नंबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। हिमाल साहब हमारे साथ लगातार 1 घंटे बने रहेंगे, जो आपके सवालों के अगर कोई मसाइल है उसके जो भी बेहतर जवाब होंगे वो देंगे। तो हिमाल साहब, शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि अगर हम किसी केस में अदालत से रुजू होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमको एक वकील की ज़रूरत होगी। तो वकील का इंतखाब कैसे करें? देखिए, आज की डेट में तो ये बहुत आसान है क्योंकि नेट वगैरह भी है, स्पेशलाइजेशन है, तो उसके हिसाब से हम मालूमात कर सकते हैं। हमारे यहाँ बार एसोसिएशन होती हैं हर कोर्ट में और हर स्टेट में बार काउंसिल होती है, तो वहाँ भी जाकर मालूमात की जा सकती है और उनसे कि भाई हमारा इस तरह का केस है, हमें कौन आदमी बेहतर रहेगा, तो वहाँ से लिया जा सकता है। बिल्कुल, लगातार हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। हमने देखा कि प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत से सवालात हमारे पास आते हैं। अगर किसी ने एक फ्लैट लिया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, 2 साल का वादा था कि 2 साल में उसको मुकम्मल करके दे दिया जाएगा, लेकिन वो मुकम्मल करके अगर बिल्डर आपको नहीं देता तो इसके लिए क्या तरीका है, किस तरह से रुजू किया जा सकता है और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इस पर? देखिए, इसमें अब कई सारी अथॉरिटीज बन गई हैं। रेरा एक अथॉरिटी बना दी है हर स्टेट में, वहाँ जा सकते हैं। और NCLT कोर्ट बनाई हैं जो स्पेशल इसी को देखती हैं, तो वहाँ पटिशन फाइल करके लिया जा सकता है। तो रेरा और NCLT 2 स्पेशल कोर्ट्स हैं इनकी, जिसमें इस तरह के मुकदमात जाते हैं। अच्छा हिमाल साहब, एक चीज़ और यहाँ पे जानना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी है, कई भाइयों के नाम है, अगर उसमें से कोई 1-2 भाई के इत्तेफाक से क्या प्रॉपर्टी बेची जा सकती है? वालिद साहब का अगर इंतकाल हो गया तो क्या भाई में से कोई अगर 1-2 भाई मिलकर प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या सबकी रजामंदी जरूरी है? इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? नहीं, देखिए, अगर उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर 4 हिस्सेदार हैं और अगर उसमें से 4 में से एक भी बेचना चाहता है तो वो कहलाता है अनडिवाइडेड शेयर, यानी बिना तकसीम किया हुआ अपना हिस्सा। डिमार्केशन की, जिसकी कोई डिमार्केशन नहीं है कि भाई मैं अपना हिस्सा अनडिवाइडेड बेच देना चाहता हूं और जब पार्टीशन होगा उसके हिस्से में जो आएगा वो खरीदार को वो हिस्सा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सारे लोगों की रजामंदी होना जरूरी नहीं है। एक आदमी भी, 2 आदमी या जितने भी चाहें वो अनडिवाइडेड शेयर, अनडिवाइडेड में। लेकिन ये अनडिवाइडेड कैसे क्लियर होगा कि अनडिवाइडेड शेयर उसके पास कितना आ रहा है या कौन सा हिस्सा उसके पास आएगा? यस, ये आपका सवाल बहुत सही है। इसका जवाब ये है कि मान लीजिए एक बाप के 4 बेटे हैं और वो प्रॉपर्टी 4 में बंटनी है, तो अगर वो हिंदू हैं तो उसके हिसाब से एक के हिस्से में 1/4 आता है, तो उसको लिख सकता है अनडिवाइडेड शेयर। अगर मुस्लिम के हिसाब से होता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उसका जितना हिस्सा बनता है वो इतना लिख सकता है। अगर ये सब भी उसको क्लियर नहीं है, मान लीजिए, तो और वो अपने बाप की प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, बाप का इंतकाल हो चुका है, उसके हिस्से में बाप की प्रॉपर्टी आई है, तो बता सकता है कि भाई हम इसमें 4 फरीकैन हैं, 5 फरीकैन हैं, 6 हिस्सेदार हैं, 7 हैं, और उसमें से मेरा जितना भी हिस्सा आएगा उस हिस्से अनडिवाइडेड का जो अभी बंटवारा नहीं हुआ है उसको मैं बेचना चाहता हूँ, वो बेच सकता है, वो उसको बेच सकता है। आपने हिंदू प्रॉपर्टी और मुस्लिम प्रॉपर्टी का जिक्र किया हिमाल साहब। मैं एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स है वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गया या कोई मुस्लिम है वो कन्वर्ट होकर हिंदू हो गया, तो उसको किस तरह से प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिलेगी? क्योंकि मॉडर्न लॉ भी है यहाँ पर और हिंदू लॉ भी है प्रॉपर्टी के लिए, तो उसका डिवाइड कैसे होगा? क्योंकि उसके घर वाले बाकी अगर तब्दील नहीं हुए, अगर एक ही आदमी उसमें तब्दील होता है, मजहब तब्दील करता है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? ऐसी सूरत में बाप की प्रॉपर्टी है, बाप अगर सपोज अपनी डेथ के टाइम हिंदू था तो उसकी प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक पार्टीशन होगी, और अगर उसका बाप डेथ के टाइम मुसलमान था तो उसकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम सक्सेशन एक्ट के मुताबिक पार्टीशन होगी। अच्छा, अगर वालिद के पास कोई प्रॉपर्टी है, क्या वो सिर्फ बेटियों के नाम कर सकता है
और उनका इंतकाल हो चुका तो क्या बेटा उस पर बाद में क्लेम कर सकता है? देखिए, उसमें फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा कि वो शख्स करने वाला हिंदू था कि मुसलमान था। अच्छा, ये मसला है। जी जी। हाँ, मैं दोनों, फिर इसलिए दोनों बता देता हूँ आपको। हिंदू में एक्ट में तो सक्सेशन एक्ट में वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत किसी के नाम भी कर सकता है। कर सकता है, ठीक है। और उसको अपनी अपनी जिंदगी में उस प्रॉपर्टी का इख्तियार हासिल है, वो चाहे जिसको दे सकता है। लेकिन मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, वो पूरी प्रॉपर्टी का की विल किसी के नाम में भी, बेटी या बेटे किसी के नाम में भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी को ही, अपनी टोटल जायदाद का 1/3 प्रॉपर्टी का हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। लेकिन इन केस अगर वो पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत करना चाहता है तो उसके मरने के बाद उसके जितने जानशीन होंगे उन जानशीन से उसे नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हिमाल साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। नाम बताइए अपना। समीना खातून। जी समीना जी, बताइए, सवाल पूछिए अपना। वही जो बोल रहे ना, दोपहर के टाइम में नाप करीब ये सब का वाली देना चाहिए। नहीं, ये वकील साहब का प्रोग्राम है। अगर कोई मसला हो तो बताइए, उस पर जवाब दिया जाएगा। नहीं, मसला मेरा बहन बेटा का शादी नहीं लग रहा है इसी से। आप नहीं तो उसके लिए आप सुबह में कॉल कीजिए, इंशाल्लाह उस वक्त जब मुफ्ती साहब आते हैं तो वो उसके लिए बेहतर बताएंगे आपसे। तो हिमाल साहब, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि हस्बैंड और वाइफ की बात अगर हम करें तो कोरोना के दौर में ज़्यादा रिश्ते बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर शौहर या बीवी में से कोई अलहदगी इख्तियार करना चाहता है, दोनों में से एक, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा, किस तरह से अप्लाई कर सकता है वो? उसका फिर मैं आपसे कहूँगा उसका मज़हब बताइए। मुस्लिम में है, अगर मुस्लिम है तो देखिए, मुस्लिम में तलाक देने का इख्तियार जो है वो शौहर को है। बीवी, औरत को भी खुला का है। हाँ, खुला मांग सकती है औरत भी। उसको उसके वजूहात बताने रहेंगे, फतवा लेना रहेगा। और उसके लिए मुस्लिम लॉ में डिवोर्स के लिए कोर्ट जाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर चाहें तो वो ज़ुबानी, जो अगर खुला है, मुफ्ती से फतवा लिया है वजूहात बताकर, तो उसको कोर्ट में डिक्लेरेशन करा सकते हैं। हस्बैंड है तो आजकल जैसे कि आपको मालूम है कि ट्रिपल तलाक प्रोविजन एक्ट आ चुका है, जो अभी पास किया है गवर्नमेंट ने। तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि एक साथ में तलाक नहीं दी जा सकती। हालांकि इस बात की वजाहत पहले भी कुरान में थी, लेकिन ऐसा होता रहा है। तो आज की डेट में अगर कोई एक साथ तलाक दे देता है तो उस पर कानूनी जुर्म बनता है और उसमें सज़ा भी है। लेकिन उसके लिए तरीका यही है कि पहले एक बार तलाक दे और उसके बाद फिर उस बात पे नज़र षानी करे, फिर 1 महीने के बाद दोबारा अगर बात नहीं बनती है तो फिर दे, तीसरी बार फिर अगर बात नहीं बनती है तो दे। तो वो एक बार में दी हुई तलाक को कानून अब इसको तस्लीम नहीं करता है। हालांकि मज़हब पहले भी तस्लीम नहीं करता था। उसको वफ़े के साथ देनी रहेगी और उसके तलाक देते टाइम उसको उसके महर अदा करने रहेंगे और इद्दत की मुद्दत तक का खर्चा देना रहेगा। इद्दत तक का? हाँ, इद्दत की मुद्दत जो कहलाती है, 4 महीने 10 दिन जो होते हैं, उसके तमाम अखराजात जो होंगे उसे देने रहेंगे। ये तो मुस्लिम लॉ का हो। चलिए, हिंदू लॉ पे भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो वकील साहब। जी बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, औरंगाबाद महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ वकील साहब। जी, सवाल पूछिए अपना। वकील साहब सुन रहे हैं आपकी बात। वकील साहब से मेरा ये सवाल था। हम 2 भाई हैं। वाली साहब मुझको प्रॉपर्टी से कुछ देना ही नहीं चाह रहे, छोटे बेटे को देना चाह रहे हैं। ठीक है। मैं बड़ा बेटा हूँ उनका और मेरे छोटे बेटे के नाम पे पूरी जायदाद कर रहे हैं। तो मुझे कानूनी क्या कार्रवाई करना चाहिए वकील साहब, जरा मशवरा दीजिए।
चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो इमाल साहब, अगर बात समझ में आ गई हो, इनके सवाल समझ में आ गया हो तो जी जी जी, मेरा सवाल समझ में आ गया कि वालिद साहब इनको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देना चाहते, छोटे बेटे को देना चाहते हैं, इनका सवाल ये है। तो क्या इनका कानूनी इख्तियार बनता है? तो देखिए, मैंने अभी आपको वाजे किया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई भी इंसान अपनी पूरी प्रॉपर्टी को किसी एक के नाम नहीं कर सकता है, सिर्फ 1/3 कर सकता है। बाकी कानूनी शरीयत के मुताबिक जैसे होगा उसका बंटवारा होगा। अगर बंटवारा नहीं करता है तो इनको इख्तियार हासिल है कि कानून के मुताबिक उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और इनका हिस्सा इन्हें मिलेगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इमाम साहब, हम बात कर रहे थे तलाक के ताल्लुक से मुस्लिम लॉ के हिसाब से, आपने जैसा कि बताया। हिंदू अगर लॉ की हम बात करें तो वहाँ पे किस तरह से पॉसिबल है अगर कोई तलाक चाहता है या सेपरेशन चाहता है तो? हाँ, हिंदू लॉ में डाइवोर्स लेने के लिए ग्राउंड एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे एक ग्राउंड क्रुअल्टी है और एक ग्राउंड जो है डिजर्शन है। यानी अगर दोनों में से किसी एक ने दूसरे के साथ जुल्म और सितम किए हैं तो उस ग्राउंड के ऊपर वो डाइवोर्स का पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। हर कोर्ट में फैमिली कोर्ट बनी हुई है, वहां जाके फाइल कर सकते हैं और अपना केस साबित करके उन्हें तलाक मिल सकता है। दूसरी ग्राउंड डिजर्शन है कि अगर 2 साल से ज्यादा किसी एक ने दूसरे को बिना किसी वजूहात के छोड़ रखा है और अपने उसके तमाम अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहा है तो वो कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उनको फिर भी तलाक मिल सकता है। अच्छा, बिल्कुल पिटीशन फाइल करने के बाद इसमें प्रोसेस कितना लंबा इसमें चलता है? ये देखो, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है कि पिटीशन फाइल करेगा तो कोर्ट उसको दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करेगी, उसके जवाब वो आके देगा, फिर वो उसका जवाब देगा, फिर इश्यूज फ्रेम होते हैं, फिर दोनों पार्टियां अपनी अपनी गवाही देती हैं और गवाही के बाद में, बहस सुनने के बाद में, फिर कोर्ट ये डिसाइड करती है क्या इसने जो ग्राउंड ली थी क्या वो ग्राउंड साबित होती है और क्या उस पर तलाक दिया जा सकता है। एक तीसरी ग्राउंड एडल्ट्री की होती है। एडल्ट्री मतलब ये है कि अगर दोनों में से कोई एक किसी दूसरे इंसान के साथ रह रहा है, शौहर के साथ रह रहा है, ये किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही है बीवी, या हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है, तो वो एडल्ट्री कहलाती है। ठीक है, कि एक शादी के दौरान आप किसी दूसरे के साथ नहीं रह सकते। रहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पूरी एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो उस सिचुएशन में भी तलाक का पिटीशन फाइल किया जा सकता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें मामला ये है कि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और हमें इसको कट शॉर्ट थोड़ा करना चाहिए। और दोनों में से अगर एक कमाता है तो दूसरा उससे अपने खर्चे मांग सकता है। अगर कई बार ऐसा होता है, बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन ऐसा होता है कई बार, जैसे शौहर न कमाने वाला हो और बीवी अच्छा पैसा कमा रही है तो शौहर का भी ये हक है दफ़े 24 के तहत कि वो खर्चा वहाँ कोर्ट में तलाक के पिटीशन में मांग सकता है बीवी से। और एक ग्राउंड होती है कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ ये तय कर लेते हैं कि हम दोनों साथ इकट्ठे नहीं रह सकते तो वो कोर्ट में तलाक की, दोनों मिलकर तलाक की अर्जी फाइल करते हैं। कोर्ट उनका बयान दर्ज करती है और उन्हें फिर एक मौका देती है कि आप इस मसले पर दोबारा 6 महीने तक सोचिए और 6 महीने के बाद में अगर फिर नहीं आके पिटीशन फाइल करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों इस 6 महीने भी साथ नहीं रहे और हम साथ नहीं रह सकते हैं और बिना किसी एलिगेशन के हम एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, तो कोर्ट उसमें इजाज़त दे देती है और वो भी डाइवोर्स हो जाता है। चलिए, बिल्कुल 3 तलाक का आपने जिक्र किया, उस पर हम बात करेंगे उस तफसील से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी, लखनऊ से बोलना है, फरजाना भी। जी फरजाना जी, बताइए, सवाल पूछिए। हम ये किताब से मालूम करना चाह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम कि हम 3 बहन भाई हैं और हमारी मकान है, लेकिन वो भाई हम लोग बेचना चाह रहे हैं, लेकिन वो किसी बताइए किस तरह से बेचते हैं। वो जायदाद जो है हमारी दादी कम कर गई थी, तो ऐसे कि मतलब ये कि जो है कोई बेच नहीं पाए। आगे चल के ये बताइए उसको किस तरह से हम लोग चाहते हैं तीनों बहन भाई हिस्सा करें। नहीं, तीनों बहन भाई मिलकर उसको बेचना चाह रहे हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है? मतलब ये कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुए। वालिद वालदा आपके हयात है?
इस्लामी हिसाब से बेच सकती हूँ उसे? नहीं, वालिद और वालदा साहब आपके मौजूद हैं भी या वालिद साहब इंतकाल का हो गया? मकान है जी। नहीं, वो लोग किसके नाम, मकान किसके नाम है? मकान मेरे वालिद साहब का नाम है। वालिद साहब अभी हयात हैं या इंतकाल हो चुका नहीं, है? उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, ओके, ठीक। वकील साहब, फरजाना साहिबा का कॉल था कि वालिद साहब के नाम मकान है, 3 भाई बहन है ये, अगर उसको बेचना चाहते हैं तो किस तरह से बेचा जाए? क्या पहले इनको अपने नाम ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा या सीधे तौर पर उसको फ़रोख्त किया जा सकता है? देखिए, उसको सीधे तौर पे फ़रोख्त, अगर तीनों बहन भाई राज़ी हैं तो सीधे तौर पे फ़रोख्त किया जा सकता है। और एक तरीका है कि जो इनका लोकल एसडीएम हो, वहाँ जाके वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट जमा करके और उसका एक सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होता है कि उनके वालिद साहब के ये 3 या 4 लीगल हेयर हैं, ये इनके जानशीन हैं, इनके अलावा कोई और नहीं है। तो वो एसडीएम इंक्वायरी करने के बाद में सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि इस मरने वाले के ये सिर्फ जानशीन है, इनके अलावा और कोई नहीं है। तो उस सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम खान बोल रहा हूँ मैं। जी खान साहब, बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? सवाल ये है कि मेरे फ्रेंड जो है ना, एक हफ्ता पहले गलती से एक लेडी के रूम में घुस गया, ठीक है। उस लड़की ने केस कर दिया, कुछ हम 354 या 54 ऐसे कुछ लगा दे सेक्शन। वो मतलब उसको कैसे बेल देना है उसको? क्लाइंट है आपका क्लाइंट है वो? हाँ, क्लाइंट नहीं, मेरे फ्रेंड है। तो उसको रिमाइंड कर दिया गया, उसको एफआईआर हो गई। वो लड़की ने एफआईआर कर दिया कि इसने अटेम्प्ट टू रेप किया बोल गया। वो बोला कि गलती से चला गया था रूम में, तो वो लड़की ने केस डाल दिया कि इसने अटेम्प्ट टू रेप किया बोल गया। वो पुलिस रिमांड हो गया। तो सर उसको क्या है, कानूनी कैसे उसको बाहर ला सकते हैं? क्या क्या उसके लिए प्रोसीजर है, ये जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बताया जाएगा इंशाल्लाह। हिमाल साहब, कुछ इसमें बेहतर मशवरा दिया? हाँ, देखिए इसमें इन्होंने ये बताया कि इनका दोस्त है जो कि गलती से लेडीज बाथरूम में घुस गया था और उस लेडी ने कंप्लेन करा दी। तो देखो, ये क्रिमिनल केस हुआ, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करेगी अगर केस बनता है तो। अगर केस बन जाता है तो पहले तो ये बेल के लिए अप्लाई करें और वहाँ कोर्ट में जाके जो बात ये मुझसे कह रहे हैं कि भाई बाथरूम है और बाथरूम में एक तरफ लेडीज़ था एक तरफ जेंट्स था और वो गलती से घुस आया था, तो वहाँ हो सकता है वहाँ कैमरे भी लगे हों, तो उससे तो ये वहाँ जाके इनको पहले तो बेल अप्लाई करें और अगर इस तरह की बात है तो वहाँ रखें और उसके बाद में फिर एविडेंस जब होगी तो उसमें फिर अपना एक वकील खड़ा करें ताकि वो जिरह कर सकेगा। क्योंकि जहाँ तक 363 का सवाल है तो वो केस तो बन गया है, तो वो तो इनको केस बेल लेके फिर केस कंटेस्ट ही करना पड़ेगा और ये तमाम सबूत इकट्ठे करें कि वो उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी और वो धोखे से घुसा है। उसमें जो गवाह हो सकते हैं, जैसे खुद भी गवाह हो सकते हैं, उसका पुराना कैरेक्टर भी ये साबित करेगा कि इस तरह के इसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। क्योंकि जो 2 बाथरूम है तो बहुत ही कोर्ट भी इस बात को कंसीडर करेगी, लेकिन इन्हें कंटेस्ट करना पड़ेगा कि भाई बाथरूम है तो अगर एक लेडीज एक जेंट्स है तो कई जगह स्लिप प्लेट लगी भी नहीं होती है। अब मुझे वहाँ नहीं पता क्या लगी थी कि नहीं लगी थी। नहीं, अगर वहां पर आपने गवाहों का जिक्र किया, विटनेस का जिक्र किया, अगर उस वक्त वहां पर सिर्फ यही 2 लोग मौजूद रहे हों तो ऐसे में कैसे मुमकिन हो पाएगा? किस तरह से क्लियर होगी चीजें? भाई फिर तो आपको वहां, क्योंकि देखिए अगर 2 ही लोग मौजूद हैं तो लड़की पलड़ा किसका भारी रहेगा ऐसे में? हाँ, फिर लड़की बेसिकली लड़की का एविडेंस जो होता है वो माना जाता है अनटिल अनलेस इट इज प्रूफ कॉन्ट्रेरी, जब तक कि उसे गलत साबित ना किया जाए। तो ये तमाम चीजें सबूतों के हिसाब से साबित करें कि इस आदमी का कैरेक्टर ऐसा नहीं रहा है और ये 2 बाथरूम थे, ये में गलती की गुंजाइश थी, गलती से चला गया। तो क्रिमिनल केस के लिए इंटेंशन का होना, खराब होना जरूरी है। अगर ये साबित कर देंगे कि उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, गलती थी, तो मैं समझता हूं कि कोर्ट फिर उसको सजा नहीं करेगी, छोड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इनको इसमें वकील करना जरूरी है और बेल अप्लाई कर। बिल्कुल। तो एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी साहब, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। सवाल पूछिए अपना। शफीकुर रहमान खान वकील साहब से बात करना है। बिल्कुल वकील साहब बात सुन रहे हैं आपकी, सवाल कीजिए आप। हाँ, ऐसा है साहब कि हमारी वालदा का 1 साल पहले इंतकाल हो गया। ठीक है।
भाई बहन है, एक बहन है, 6 भाई हैं। चाहते हैं कि आसानी से वो जगह जायदाद वालिद साहब सबको करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। ठीक है, क्या तरीका अपनाया जाए जो आसानी से सबके नाम रजिस्ट्रेशन हो जाए? वालिद साहब अभी हयात है आपके? वालिद साहब हयात से हैं, वालदा का 1 साल पहले इंतकाल हो गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी जो भी है वो वालिद साहब के नाम है? वालिद साहब के नाम है, कुछ जमीन वालदा के भी नाम है। ठीक है, तो हम कौन सा तरीका अपनाएं कि जो आसानी से हर एक के नाम जमीन दी जाए? तो हिमाल साहब इसका क्या बेहतर जवाब हो सकता है? इसमें जवाब ये है कि ये वहाँ किसी लोकल वकील से कांटेक्ट करें और पार्टीशन का एक डॉक्यूमेंट बनवा लें, जिसको समझौता भी कहते हैं, जिसको एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसको ऐसी कंप्रोमाइज डीड बनवा लें जिससे कि घर में बंटवारा होता है तो उसके हिसाब से उसमें लिखत पढ़त करा के और उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करा लें। और बेहतर ये रहेगा कि वालिद साहब की ज़िंदगी में ही करा लें, तो और सारे उसमें जो भी भाई बहन हो उनमें से किसी को गवाह बना लें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो घरेलू जब समझौता होता है तो हालांकि उसको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फॉर द अबंडेंट कॉशन, प्रिकॉशन के लिए, एहतियात के लिए उसको रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। तो अगर उनकी ज़िंदगी में ही डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा लेंगे तो बहुत मुनासिब रहेगा। और बढ़िया, अगर सारे भाई बहन तैयार हैं और वालिद साहब तैयार हैं तो फिर इन्हें मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल सामने आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? अनंतनाग कश्मीर से मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी, नाम बताइए अपना। हेलो सर। जी जी, सवाल पूछिए अपना। आपने बोला ना लाइन पर रहिए। बिल्कुल लाइन पे है, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? वकील साहब मौजूद हैं। सवाल पूछिए। सर मैं अनंतनाग कश्मीर से अर्ज कर रहा हूँ। जी जी, सवाल पूछिए अपना। फरमाइए। सर मैं खुद जिंदा हूँ, मेरे 2 लड़के हैं। मैं जिंदा हूँ, मेरे 2 लड़के हैं। ठीक है। और 2 लड़कियां हैं सर। ठीक है। और 2 लड़कियां हैं। ठीक है। सर एक नौकरी करता है, हाँ एक नौकरी सर करता है, दूसरा मतलब अभी बेकार ही है। अब मैंने अपनी जिंदगी में इनको बंटवारा किया था इस जमीन का। ठीक है जी, आगे बढ़िए। लेकिन जो ये नौकरी वाला है ये मानता नहीं है। मैंने बोला था कि आपको नौकरी है। टीवी से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए, आपको आवाज वापस। मतलब 2 कनाल जमीन आपके नाम, मतलब आपको नौकरी है, आप 2-3 मकाने इसने बनाए हैं। और इसके पास एक ही मकान है, फिर भी इसको बोलता नहीं जी आप मुझे इसमें भी आधा दे दो। चलिए, बिल्कुल मसला आपका समझ में आ गया है। तो हिमाल साहब, सवाल सीधा इनका यही है कि 2 बच्चे हैं इनके, एक बच्चा रोजगार से जुड़ा हुआ है, उसके पास अपना घर है, अपनी ज़मीन अपने पैसे से उसने बनाया होगा। वालिद साहब छोटे बच्चे को कुछ ज़्यादा देने की ख्वाहिशमंद है या ज़्यादा देना चाहते हैं, तो इस ताल्लुक से कुछ जानना चाह रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक आप 1/3 प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकते हैं। तो आप 1/3 जो पोर्शन है, मान लीजिए आपके पास में 300 गज है, तो 300 में से 100 गज आप चाहे जिसको दे दें, चाहे आपका बेटा है या नहीं है, वो उसकी वसीयत अपने किसी भी तरह से उसको दे सकते हैं। लेकिन 200 गज जो बचेगा उसको आप मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही बांटना पड़ेगा। तो आप 1/3 तो अपनी मर्जी से चाहे जैसे दे सकते हैं, चाहे जिसको दे सकते हैं, चाहे जैसे दे सकते हैं। बाकी पोर्शन जो है वो शरीयत कानून के मुताबिक ही देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बने रहिए हिमाल साहब। एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिए अपना। लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। जी जी, बोलिए, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि हमारे कोई औलाद नहीं है। एक बेटी को गोद लिया है। ठीक है। एक बेटी को गोद लिया है, कोई औलाद नहीं है। ठीक है। तो मेरी सारी जायदाद जो है वो क्या उसको मिल सकती है मेरे बाद, या जो बाकी रिश्तेदार हैं, भाई की औलादे हैं,
जो और रिश्तेदार हैं उनमें भी तकलीफ होगी। अगर पूरी प्रॉपर्टी उसको ही देनी हो तो उसके लिए क्या अमल करना होगा लीगली? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा बेहतर जो भी इसका जवाब होगा। हिमाल साहब, लखनऊ से भाई का कॉल था, इसमें क्या बेहतर मशवरा दिया जा सकता है? क्या नाम क्या बताया था इन्होंने? मुस्लिम ही है, नाम तो नहीं बताया इन्होंने, मुस्लिम है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो जिस बच्चे को आपने गोद लिया है उसका कानूनी इख्तियार आपकी प्रॉपर्टी में नहीं बनता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉपर्टी उसको आप दे सकते हैं और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट करें वो अपनी ज़िंदगी में ही एग्जीक्यूट कर दें आप, नहीं तो आपकी वफात के बाद में ना फिर उसको इसको कानूनी इख्तियार नहीं मिलेगा। हिमाल साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से 2/3 आपने कहा कि वो किसी को भी दे सकता है, बाकी नहीं दे सकता है, तो इनकी कोई औलाद नहीं है, तो क्या ये पूरी प्रॉपर्टी कोई अपने रहते हुए अपनी जिंदगी में पूरी प्रॉपर्टी इस बच्ची के नाम कर सकते हैं, क्योंकि आगे इनकी औलाद नहीं है कोई? डिपेंड करता है। नहीं, बेसिकली बेच तो सकते हैं ना, और बेच सकते हैं बस, और वसीयत की जहां तक बात है सिर्फ 1/3 कर सकते हैं, बाकी तो जो शरीयत के मुताबिक कानून है उसके हिसाब से बंटवारा होगा, और शरीयत के मुताबिक इनके भाई भतीजे जो होंगे उनके हिस्से बनेंगे। ठीक। अगर अपनी जिंदगी में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो खरीदो फरोख्त का तो फिर बात अलग है। ठीक ठीक। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी भाई, चिकमंगलूर से, कर्नाटक से बात मेरा नाम। जी बोलिए, सवाल मेरा नाम सैयद अहमद है। जी सैयद साहब, जी हमारे हम 4 भाई और एक बहन है। हमारे वालिदा 10-12 बरस पहले गुजर चुकी है। ठीक है। तो हमारे वालिदा के नाम पर मकान था। ठीक है। वो मकान हमारे वालिदा से हमारे भाई ने अनिल थे, तो उनसे ना नंबर पर लिखवा लिया है। ठीक है। वो मकान लिखवा लिया है और वो उसमें सकूनत पजीर है, और हम लोगों को कोई हिस्सा नहीं मिला है इसमें। आपकी बहन ने अपने नाम करा लिया उसको? आपकी बहन ने अपने नाम करा लिया मकान को? बहन नहीं, हमारे दूसरे भाई ने। जी, 4 भाई है हम। ठीक है, एक भाई ने अपने नाम करा लिया है? अपने नाम करा लिया है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। हिमाल साहब, इसका बेहतर कोई मशवरा इसके लिए दे सकते हैं? देखिए, ये 4 भाई हैं और एक बहन है, तो इनका बहन का 1/9 और भाई का 2/9, हर भाई का 2/9 हिस्सा बनता है। तो मैं समझता हूं कि अगर एक भाई ने करा लिया है तो, और गलती से कराया है, तो उस डॉक्यूमेंट को, अब मुझे इन्होंने ये नहीं बताया कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करना पड़ेगा, और चैलेंज करके उसको कैंसिल कराने के लिए और फिर अपना हिस्सा पार्टीशन का दावा उसी में करना पड़ेगा कि हमारा बंटवारा किया जाए। अगर वो डॉक्यूमेंट गलत है तो कैंसिल हो जाएगा और इनका हिस्सा हर भाई को 2/9, हर बहन को 1/9 मिलेगा। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, कहाँ से बात? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं इंदौर से बोल रहा हूँ सर। जी इकबाल साहब, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है जनाब कि मेरे वालिद साहब थे, एक दुकान चलाते थे सर, वो किराए की दुकान थी। ठीक है। उसके बाद में वो दुकान को मैंने उसको खरीद लिया। ठीक है। अच्छा, खरीदने के बाद में क्या है कि वो मेरे नाम में हो गई रजिस्ट्री वगैरह वालिद साहब की इजाजत से, मतलब वो पहले प्रॉपर्टी दूसरे की थी, अब मैंने उसको खरीद लिया। तो अब जो मामला एक बनता है कि उसके अंदर से क्या मेरे को भाइयों का, बहनों का ये हिस्सा वगैरह देना पड़ेगा क्या? प्रॉपर्टी अब आपके नाम है? हाँ, अभी फिलहाल वो मेरे नाम पे है, मैंने खरीदी हुई है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल, एक सवाल जनाब और है मेरा। अगर मान लो कि कोई जमीन खरीदी जाए और अपन ने अगर मान लो कि उसको किसी भाई के नाम पे कर दिया, हालांकि पैसे वगैरह सब हमने दिए हैं, अब वो अगर भाई के नाम में कर दिया जाए तो वो क्या है कि उसका मालिकाना हक हो जाएगा, क्या वो उसकी हो जाएगी कि ये तो मेरे हक में रहेगी? तो मैं सुंदर की रोशनी में जानना चाहता था दोनों सवालों का जवाब करके। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो इमाल साहब, कोई बेहतर इसका? पहला आपका सवाल यह था कि आपके वालिद साहब किराएदार थे किसी दुकान में, वो दुकान आपने वालिद साहब की परमिशन से खरीद ली
और उन्होंने अपनी जिंदगी, उनकी जिंदगी में ही आपने खरीद ली थी और कब्जा आपके पास आ गया था? हेलो, आप सुन रहे हैं? ये जरा जवाब दे दीजिए, क्या कब्जा आपने उनकी? इकबाल साहब, क्या आप मौजूद है फुल लाइन पर? नहीं, गालिबन मौजूद नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर इन्होंने कब्जा उनकी जिंदगी में ले लिया था और ये खुद बैठे हैं, तब तो फिर ये सारे, इसका मतलब हो गया कि किराएदारी भी उनकी खत्म हो गई थी। और अगर कब्जा नहीं लिया था और किराएदारी वालिद साहब की रही, तो फिर किराएदारी की हैसियत से बाकी भाई बहन का हिस्सा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अच्छा, इनका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल, जमीन इन्होंने खरीदी, अपने भाई के नाम खरीदी है, पैसा इन्होंने दिया है, जमीन रजिस्ट्री जो हुई है वो भाई के नाम हुई है, तो मालिकाना हक इनके पास रहेगा क्या? अगर ये खरीदारी 1984 से पहले हुई है, तब तो ये उसको वापस ले सकते हैं अपने नाम में, और अगर 1984 के बाद में हुई है तो नहीं ले सकते। उसकी वजह यह है कि एक बेनामी प्रोहिबिशन ट्रांजैक्शन एक्ट आया था 1984 में, और वो एक्ट ये कहता था कि कोई भी किसी के नाम में बेनामी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, और अगर ले ली है तो जिसके नाम में प्रॉपर्टी है, चाहे पेमेंट किसी ने भी की हो, वो उसी की हो जाएगी। तो ये इन्हें वादे कर दूं कि अगर ये डील इनकी 1984 के बाद हुई है, तो फिर ये उसमें इख्तियारात नहीं ले सकते, चाहे पेमेंट इन्होंने की हो, और 1984 से पहले की है तो कानूनी एतबार से ये दावा करके उससे टाइटल कब्जा वापस ले सकते हैं। लेकिन ये दावा किस बेस पे करेंगे? अगर जमीन के डॉक्यूमेंट्स भाई के नाम है, तो आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि पैसा आपने दिया है? मैं आपको, वो कह रहे हैं ना पैसा मैंने दिया, तो यकीनन जो जैसे ट्रांजैक्शन है, हो सकता है बैंक से ड्राफ्ट चेक इन्होंने अपने पास से दिए हों। अगर इनके पास मैं ये बात मान के जवाब दे रहा हूं कि इन्होंने जो पेमेंट की है उसका इनके पास सबूत होगा कि इन्होंने पेमेंट की है। अगर इनके पास सबूत है तो मिलेगा, और अगर सबूत ही नहीं है तो फिर कहां, कोर्ट में तो सबूत चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ के उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, इस वक्त हिमाल अख्तर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अगर आपके भी दिमाग में कोई कानूनी उलझन है, किसी कानूनी पेचीदगी में अगर आप फंसे हुए हैं, कुछ उसका हल चाहते हैं, कोई मशवरा चाहते हैं, तो आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी बेहतर मशवरा है वो दिया जाएगा। फिर चलिए, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली से। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, हम 4 भाई हैं। ठीक है। 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 2 बहन है? जी जी। ठीक है। तो बहनों का हक कितना बनता है बाप लेने की? ठीक है। नाम क्या है? आप नाम बताइए अपना पहले। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। ठीक है, चलिए, असलम साहब बताया जाएगा इंशाल्लाह। तो हिमाल साहब, दिल्ली से भाई ने कॉल किया, असलम साहब ने कॉल किया है। 4 भाई हैं, 2 बहन, तो वालिद की जायदाद में कितना कितना हिस्सा बनेगा, इनका जानना चाहते हैं। देखिए, बहनों का हिस्सा भाई के हिस्से से आधा होता है। तो अगर 4 भाई हैं तो 4 दूनी 8, और 2 बहनें हैं तो 2 10, तो एक बहन का हिस्सा 1/10 बनेगा, और भाइयों का हिस्सा 2/10 बनेगा। हर भाई का हिस्सा 2/10 ये है इसका बंटवारा। ठीक जी, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। जी, हैदराबाद तेलंगाना। जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरे पापा पेंशनर थे, मेरे पापा का इंतकाल हो गया, सर्वेंट थे वो। हेलो जी, पापा का इंतकाल हो गया, तो गवर्नमेंट सर्विस से, तो मम्मी को पेंशन ऑप्शन, मैं हिंदी पर्सन हूँ, मम्मी को पेंशन ऑप्शन मैंने पैसे आते, मैंने फैमिली पेंशन आप करते, मैं हिंदी पर्सन हूँ, तो जॉब के लिए अप्लाई करना है, मैं 10th पास हूँ, तो करता था क्या पूछना रहता, हिंदी पर्सन हूँ मैं। हैंडीकैप है? हाँ, हैंडीकैप हूँ मैं, 10th क्लास पास हूँ मैं। ठीक है। हाँ, तो पापा पेंशन, तो मम्मी को पेंशन हमारी क्या है, फैमिली पेंशन है हमारी, फैमिली पेंशन है। मम्मी को 6000 रुपये महीने में आते थे पैसे, तो क्यों बोलते हो, मेरे को जॉब भी करने का है पापा के, तो करता था क्या पढ़ना है साहब। तो वालिद साहब क्या जॉब करते थे? वो प्रेस में काम करते, प्रेस हैदराबाद प्रेस में काम करते।
नहीं तो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट थे? हाँ गवर्नमेंट सर्वेंट थे मेरे पापा। हाँ तो मतलब इंतकाल के बाद आप चाह रहे हैं कि मतलब उनकी जगह पे कुछ आपका हो जाए? नहीं, मम्मी पापा क्या है, पैसे अच्छे आते हैं उनको, जिंदा थे तो पैसे, तो मम्मी को फैमिली पेंशन आता, मम्मी फैमिली पेंशन आता। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। जॉब के लिए अप्लाई कर सकते क्या? जॉब मिल सकते क्या? और पढ़ना है। चलिए बिल्कुल 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 इंशाल्लाह बिल्कुल बताया जाएगा। हिमाल साहब, क्या बेहतर कोई मशवरा इसमें दिया जा सकता है? देखिए, शायद मुझे जो समझ आया है कि इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, वालदा को पेंशन वगैरह शायद 6,000 रुपये आ रही है। वालदा जो है वो घर के काम काज करती है, कहीं पढ़ी लिखी नहीं है, ये 10th पास है, हैंडीकैप भी है। तो क्या वालिद साहब की जगह जो खाली हुई है, मतलब कुछ इस तरह के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जो समझ में आया ये समझ में आ रहा है। देखिए, जो वालिद साहब की जॉब थी वो मिलना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में कंपनसेटरी ग्राउंड पे कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये अगर वालदा इनकी अनएजुकेटेड है और वालदा कंसेंट दे देती हैं तो फिर ये उसको अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ के डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन लगा के और जो हैंडीकैप्ड है उसका सर्टिफिकेट लगा के। तो वहाँ का डिपार्टमेंट ये तय करेगा कि इनको अगर कंपनसेटरी ग्राउंड पे रखना है तो किस पोस्ट पे रखना है, किसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी कैपेबिलिटी काम करने की क्या है, तो उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कंपनसेटरी ग्राउंड होता है हर डिपार्टमेंट में। अच्छा, यहाँ पर इनकी वालदा को पेंशन मिल रही है, अगर इन्होंने ज्वाइन कर लिया वहां पर तो क्या वालदा को पेंशन मिलती रहेगी? देखो, मेरे ख्याल से हर डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल्स होते हैं। अब डिपार्टमेंट ने पता किया, ये जाके अप्लाई तो करें उस हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगा के, वालिद साहब की डेथ सर्टिफिकेट लगा के, उनकी जॉब का सर्टिफिकेट लगा के और प्लस मदर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा के, तो वो डिपार्टमेंट वाले ही बता देंगे कि पेंशन कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। टू माई नॉलेज शायद पेंशन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हर डिपार्टमेंट की अलग अलग पॉलिसी रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक चीज़ और हिमाल साहब जानना चाहूँगा कि उबूरी ज़मानत या कब्ल गिरफ्तारी जो ज़मानत होती है उसके लिए किस तरह से अप्लाई किया जाए? देखिए, उसमें ये प्रोविज़न जो है ये सेक्शन 438 CRPC का होता है और ये तमाम स्टेट में अवेलेबल नहीं है। यूपी में भी लास्ट ईयर जुलाई में ही एप्लीकेबल हुआ है। तो उसका तरीका ये है कि इसमें ये दिखाना रहता है कि एक चीज तो ये है कि मैं हिंदुस्तान का अच्छा शहरी हूं और मैं कहीं भागकर नहीं जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2 चीज और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। दूसरी चीज ये है कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है किसी भी वक्त इस केस में। और एक चीज ये है कि ये साबित करना रहेगा कि कहीं ना कहीं इनका उस ऑफेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि पुलिस की कस्टडी में जाके मेरा इंट्रोगेशन होना जरूरी नहीं है। तो अगर ये 3-4 चीजें आप कोर्ट में साबित कर देते हैं तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल कहलाती है, ये ग्रांट कर सकती है। लेकिन जिन जिन स्टेट में कानून के मुताबिक अवेलेबल है वहां अप्लाई किया जा सकता है, उसी जगह जैसे हर जगह ये फैसिलिटीज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूपी में भी अभी लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 1 साल पहले ही जुलाई में शुरू हुआ है। अच्छी बात है, बेहतर है। चलिए एक और कॉलर को जोड़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। बोलो जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे सर से बात करनी थी। जी बताइए, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी 28 एकड़ जमीन है। 28 एकड़? और 28 एकड़ जमीन है, वो किराए पे दी हुई थी। ठीक है। तो अभी कम से कम 10 साल से 15 साल से वो लोग किराया नहीं दे रहे हैं। 10-15 साल से किराया उन लोगों ने बंद कर दिया है। बोले भाई, तो क्या आपने कोई इस पे कंप्लेन की है, कोई कानूनी कार्रवाई की है अभी तक? नहीं, अभी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया आपने? कुछ भी नहीं किया। तो 15 साल से ऐसे ही वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ। तो इसमें क्या जानना चाह रहे हैं आप? तो क्या मैं कोर्ट में जाऊं तो मुझे मिलेगी? हाँ, चलिए, आप बिल्कुल मिलेगी। आपको ये साबित करना रहेगा कि पहले आपने ये पट्टे पे उठाई थी और इन्होंने फला पीरियड तक उसका चार्जेस, पट्टे के चार्जेस दिए हैं, उसके बाद में चार्जेस नहीं दिए हैं आप। लेकिन एक बार अपने रेवेन्यू के रिकॉर्ड ज़रूर चेक करा लें कि कहीं उसने अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड पे इंदराज तो नहीं करा लिया है।
अगर करा लिया है तो पहले उसको भी अप्लाई कीजिए, उसको रिकॉर्ड को भी चेंज कराइए, और उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड से आपको पता लग जाएगा कि उसमें आपका नाम चला आ रहा होगा और काश्त में नाम उस इस्तेमाल करने वाले का होगा। इसमें वकील साहब देरी को भी लेकर सवाल एक पैदा हो रहा है कि 10 साल 12 साल से इन्होंने बिल्कुल उसका किराया या जो भी तरीका रहा होगा वो नहीं दिया, और इन्होंने कोई केस भी नहीं किया, ना कभी इस तरह की कोई चीज सामने बता रहे हैं। आइए देखिए, आपका इशारा जो है वो एडवर्स पोजीशन की तरफ है। मैं लेकिन एक चीज बता दूं कि अगर शुरू में कभी भी उन्होंने किराया दिया है तो वो मालिकाना हक का क्लेम नहीं कर सकते। अगर कभी भी जिंदगी में उन्होंने एक बार भी किराया दे दिया है तो कानून ये कहता है कि वंस ए टेनेंट इज ऑलवेज टेनेंट। तो आपका इशारा ये था, क्योंकि अगर कोई जायदाद ऐसी है कि 12 साल तक आपका कब्जा रह जाता है और खाली पड़ी थी, आपने उस पर कब्जा कर लिया है और 12 साल तक किसी ने उस पर दखल अंदाजी नहीं की, और सरकारी जमीन है तो 40 साल उसकी लिमिटेशन है, तो उस पर बैठने वाला आदमी मालिकाना इख्तियार क्लेम कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ जो मुझे लग रहा है, यहाँ सिचुएशन ये है कि कुछ वक्त तक किराया दिया, फिर उसके बाद किराया नहीं दिया। तो अगर नहीं, मैं इनके ऊपर भी सवाल कर रहा था कि 10 साल 12 साल से इनको किराया नहीं मिला, इन्होंने कोई कंप्लेन तक भी नहीं की, बता रहे हैं। सवाल मेरा ये था। तो जहां तक किराए की बात है तो किराया तो ये 3 साल तक का सिर्फ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। 3 साल से ज्यादा का किराया नहीं मांग सकते। ठीक है, कोर्ट में जाकर। लेकिन हाँ, ये कब्जे के लिए कह सकते हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोबाइल से बोल रहा था जी। जी जी, सवाल कीजिए, अपना सवाल पूछिए। मोबाइल से जी जी, भोपाल सवाल पूछिए। जी साहब, वो मकान का केस आ गया है जी, बगी साहब से पूछा मकान का केस आ गया है, उसको किससे की जमा करेगा? टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि जब भी आप हमें किसी लाइव प्रोग्राम में कॉल कीजिए, बराए मेहरबानी टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात कीजिए, या टीवी का वॉल्यूम उस वक्त कम कर दीजिए जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हो, ताकि आपकी बात क्लियर पहुंच सके और वकील साहब उसका बेहतर जो भी जवाब हो, जो मशवरा वो दे सके। जी जी जी। हेलो जी साहब। जी जी, सवाल कीजिए साहब। वो मकान का केस आया है, वो हमारे 25,000 रुपये आए कम से कम जी। 25,000 रुपये केस आया मकान का हमारा जी साहब। उनको कितने जमा कराया है? जी जी, पूरा सवाल पूरा कीजिए जी। सब कितने के जमा कराया? वो बोलते इकट्ठे करो, हमें ठेला लगाने वाले आदमी के साथ मजदूर आदमी है, मजदूर जाते हैं हम। नहीं, सवाल आपका क्लियर समझ में नहीं आ रहा, क्या जानना चाहते हैं? हिमाल साहब, क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या जानना चाहते हैं? ये मकान की बात कर रहे हैं, किस्त देने को शायद नहीं है। 25 किस्तें शायद जमा कर दी हैं, बाकी आगे की नहीं है, गरीब आदमी है। तो अच्छा, तो ये अगर इसमें भी है कोई 25 किस्तें दे चुका है, कुछ और किस्तें देनी है, उसके पास नहीं है अगर जमा करने के लिए, तो क्या कुछ राहत मिल सकती है उसको कुछ दिन के लिए? अगर ये मुझे लग रहा है कि शायद ये किसी भोपाल की किसी अथॉरिटी का मकान है और उसमें फाइनेंस किया हुआ होगा, उस पर इंस्टॉलमेंट देना जरूरी है। तो वहाँ की अगर कुछ किस्तें टूटी हैं तो वो मकान वापस ले सकते हैं। लेकिन ये अगर इस तरह की कोई जेन्युइन मजबूरी है तो बाकायदा तौर पे वहाँ अपना इनकम का सर्टिफिकेट लगा के और एप्लीकेशन लगाएं डिपार्टमेंट को कि हमें कुछ और टाइम दे दिया जाए, तो हो सकता है ग्रांट कर दें। यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी अथॉरिटी का है और आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी है तो अल्टीमेटली फिर पैसे तो देने ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल, वो अपनी डिमांड तो करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को अपने साथ जोड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल पूछिए अपना। गालिबन लाइन डिस्टर्ब है कुछ। जी वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम कश्मीर से बात कर रहे हैं। कश्मीर से, जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी जी, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं? जी हमारी ये मैं नैनीहाल में हमारी हिस्से के बारे में बात करनी है। बिल्कुल पूछिए, सवाल कीजिए।
वहाँ पे हमारे 5 मामू हैं और मेरी माँ और 2 माँ क्या है। ठीक है, ठीक है। जबकि एक मामू ने हमारे जो नैनीहाल का जमीन है वो भेजा था, उस टाइम उनका बाप जिंदा था, लेकिन उसको उस जमीन के 1 करोड़ आ गए थे, लेकिन उसने सिर्फ 10 लाख ही बांटे भाइयों में और बहनों को कुछ भी नहीं दिया। उस टाइम वालिद साहब जिंदा थे, नाना आपके जिंदा थे आपने बताया। हाँ, उस टाइम वालिद साहब जिंदा थे। नहीं तो वालिद साहब के नाम अगर जमीन थी तो मामू उन्हें कैसे फरोख्त किया? जमीन किसके नाम थी? उसे चोरी की कि क्या की, वो उसने मतलब बहुत गलत। ठीक है, गलत तरीके से भेज दिया। तो हिमाल साहब इसमें क्या बेहतर कुछ जवाब दिया जा सकता है? देखिए, इनके ये कहना है कि नाना की प्रॉपर्टी है और 4 मामू, 2 मौसी और 3 बहनें हैं। इनकी वालदा 3 बहनें हैं। एक भाई ने उसमें से प्रॉपर्टी बेच दी है और हिस्सा बहनों को नहीं दिया है। अगर बेची है तो गलत तरीके से बेची है। नहीं, बेची तो वालिद साहब जिंदा थे, हयात थे, बता रही है ये भी है साथ में। तो हो सकता है कोई कागज हो। अगर भाई जेन्युइनली अगर उन्होंने वालिद साहब ने कोई कागज उसके नाम में कर रखे थे तो फिर आप उसे नहीं चैलेंज कर सकते। लेकिन जो बची हुई प्रॉपर्टी है उसमें से अपना हिस्सा ये मांग सकते हैं बंटवारे का दावा फाइल करके। और अगर कोई वो वालिद साहब के बिना कंसेंट के वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते थे उनकी जिंदगी में, लेकिन अगर बेची है, जाली कागज बनाए हैं, तो उन कागज को भी चैलेंज किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाल साहब, एक सवाल ये जानना चाह रहा था मैं आपसे कि कोई शख्स है, इंडियन सिटीज़न है, इंडिया से बाहर अगर वो शादी करता है, वहाँ पर उसने रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, तो वापस अगर इंडिया में आता है, लड़की अगर बाहर की है, तो इंडिया में आकर क्या तरीका है रजिस्ट्रेशन का, या जो वहाँ पर रजिस्टर्ड शादी हुई है क्या इंडिया में उसकी मान्यता है? नहीं, वो मान्यता तो है, लेकिन उसको यहाँ भी वो कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, यहाँ लाके बताना पड़ता है। वहाँ एम्बेसी के थ्रू पेपर्स आते हैं, पेपर्स आके यहाँ लोकल यहाँ एक ऑफिस है, तो फिर उससे फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस है, वहाँ से वेरिफिकेशन करने के बाद में फिर लोकल जगह जाके उसको इन्फॉर्म करना रहता है। वैलिड होती है, लेकिन यहाँ भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमाल अख्तर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया न्यूज़ 18 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, वकील साहब प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। ये मिलते हैं सुपर स्केटर पिलो कैशम से। इनके पास लिम्बू स्केटिंग। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर।